हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और अब हम नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसमें मैं पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया आपको कवर करा दूंगा। तो अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कि किस तरह से सीडीएम हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से गांधी जी ने लॉन्च किया और उनमें क्या क्या चीजें हुई और कैसे गांधी जी ने फिर फाइनली फोर्स होकर और सीडीएम को कॉल ऑफ किया या विड्रॉ किया। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स की, है ना, जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना, कि किस तरह से सीडीएम में पार्टिसिपेट करने वाले डिफरेंट टाइप के लोग थे, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उनके डिफरेंट मोटिव्स क्या क्या थे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे पीजेंट्स की। इसकी पीजेंट्स की, पीजेंट्स मीन्स क्या है बच्चों? किसान। पीजेंट मीन्स किसान। और उस समय दो तरह के किसान थे, आप देखते हैं, रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट। रिच पीजेंट किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके मोटिव क्या थे? So the rich peasant communities like the पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट ऑफ हरियाणा या उत्तर प्रदेश, दे वर एक्टिव इन द मूवमेंट। ये मूवमेंट में एक्टिव थे क्योंकि इनको बड़ी उम्मीद थी मूवमेंट से। उम्मीदें क्या थी? ये बड़े किसान थे, जाट एंड पाटीदार। इसमें दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है जाट और एक आ रहा है पाटीदार। ये दोनों ही बड़े किसान वर्ल्ड वॉर 1 से बहुत परेशान हुए थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो फूड जो स्टफ्स होते थे, जो फूड ग्रेन्स थे, इनके प्राइसेस बहुत तेजी से डिक्लाइन हो चुके थे मार्केट में। और इससे क्या था, एक ग्रेट डिप्रेशन मार्केट में क्रिएट हुआ था, इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुई थी और इससे इनको भी बहुत बुरा इन पर असर हुआ था। अब क्या इनकी डिमांड क्या थी? तो फॉर द रिच पीजेंट द फर्स्ट फाइट फॉर द स्वराज वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। जो ब्रिटिशर्स को ये रेवेन्यू पे करते थे, रिच पीजेंट्स ये रेवेन्यू देना नहीं चाहते थे क्योंकि इनकी इनकम कम हो रही थी, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा था। तो इनको ये उम्मीद थी कि अगर सीडीएम सक्सेसफुल हो जाता है, गांधी जी सक्सेस हो जाते हैं, तो हमें ये रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा। तो इनके लिए सीडीएम सिर्फ एक तरह से रेवेन्यू को खत्म करने या रेवेन्यू न देने का एक मीडियम था। अब हम पुअर पीजेंट्स की बात करते हैं, गरीब किसान। तो यही जो बड़े बड़े रिच पीजेंट थे, इन्हीं के अंडर, इन्हीं की जमीनों पर कुछ टीनेंट पुअर किसान भी काम करते थे, आज भी करते हैं। जैसे बड़े किसान हैं तो वो खुद खेती नहीं करते, वो अपने प्लॉट्स को बहुत सारे छोटे छोटे गरीब किसानों में बांट देते हैं। So the poor peasant not only wanted the revenue to decrease, but also wanted the unpaid rent, the landlord to be remitted. ये सिर्फ रेवेन्यू को ही कम नहीं करवाना चाहते थे, साथ साथ ये पुअर पीजेंट जो रिच पीजेंट्स को जो रेंट देना इनका बाकी रह गया था, क्योंकि इनकी भी इनकम बहुत कम हो रही थी, तो इनके ऊपर बहुत सारा रेंट हो गया था। तो ये लोग चाहते थे कि जो रिच पीजेंट्स को रेंट देना है, ये रेंट हमसे ना लिया जाए, रेंट हमारा माफ कर दिया जाए। सो द रेडिकल मूवमेंट पर्टेनिंग टू पुअर पीजेंट्स वर ऑफन लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। अब इन पुअर पीजेंट्स को उस समय जो मूवमेंट में लीड करने वाले लोग थे, वो या तो सोशलिस्ट थे और या कम्युनिस्ट थे। बिल्कुल वही जो आपने रशियन रेवोल्यूशन के टाइम में पढ़ा है। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग पुअर पीजेंट्स को लीड कर रहे थे। पुअर पीजेंट्स को उम्मीद थी कांग्रेस से, और कांग्रेस इनका हाथ नहीं पकड़ पा रही थी। रीजन, रिच पीजेंट्स। यही दूसरा, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों का डर। कांग्रेस इन लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहते थे, वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से डरते थे। तो हाउएवर द कांग्रेस वाज नॉट विलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस एंड हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। मतलब इनके पुअर किसानों और कांग्रेस के बीच के जो संबंध थे, ये हमेशा अनिश्चित ही रहे। कैसे रहे? अनिश्चित रहे। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का जो बिजनेस क्लास था, वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। सो आइए डिस्कस करते हैं बिजनेस क्लास की। व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी चाहता है कि उसका जो ट्रेड है, उसका जो व्यापार है, उसका जो बिजनेस है, वो बहुत अच्छी तरह से चले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। सो जो बिजनेस करने वाले लोग थे, व्यापारी थे, उनमें बड़े नाम आते हैं, जैसे जीडी बिरला, जीडी बिरला, है ना, घनश्याम दास बिरला, ऐसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, है ना। So during the First World War, the business class had made huge profit and had become powerful. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये जो बिजनेस क्लास था, इसने ट्रेड करके और खूब सारा इनकम कमाया था, खूब सारी प्रॉफिट कमाई थी, और ये पावरफुल हो गए थे, रिच हो गए थे। तो द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास लेड बाई known industrialists such as पुरुषोत्तम दास ठाकुर and GD Birla, they supported the movement and criticized the colonial control over the Indian economy. अब जीडी बिरला हुए या पुरुषोत्तम दास ठाकुर हुए, पीडी ठाकुर, ये उस समय भी बहुत रिच बिजनेस
सोसाइटी से बिलोंग करते थे। अब ऐसे बड़े बड़े लीडर्स उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट दे रहे थे। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के थ्रू इंपोज किए गए जो ट्रेड पर इंपोज किए गए रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएं, ब्रिटिशर्स की इंडियन इकोनॉमी पर जो कंट्रोल है ये खत्म हो जाए, और इससे ज्यादा इनको ट्रेड में फायदा मिलेगा और ये खुलकर इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकेंगे। सो दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इंपोर्टेड गुड्स। अब ये लोग जो थे ये पहले इंपोर्टेड गुड्स को खरीदते थे और इंडिया में बेचते थे। जैसे कोई चाइना की कंपनी है और वो इंडिया की कंपनी को या यहाँ के दुकानदारों को या इंडस्ट्रियलिस्ट को सामान बेचती हो और वो यहाँ से खरीदकर और इंडियंस को सप्लाई करते हो, मार्केट में बेचते हो। लेकिन अब इन्होंने सीडीएम को सपोर्ट किया और इन्होंने इंपोर्टेड गुड्स, ब्रिटिश के गुड्स को खरीदना बंद कर दिया। साथ साथ इन्होंने अपने फाइनेंस से, अपने पैसे से खूब सारा पैसा भी फंड के रूप में कांग्रेस जैसे पार्टीज को जो इन सीडीएम को सपोर्ट कर रहे थे उसको दिया। जैसे आज के टाइम आप देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टीज को अक्सर इलेक्शंस लड़ने के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो इनके फेवर में होती हैं, जिनसे इनको उम्मीद होती है कि अगर ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो हमारे बिजनेस को फायदा करेंगे। और आगे की कहानी आप सारी समझ ही सकते होंगे, अगर हमने हमारी क्लास ली है तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अब हम बात करेंगे वुमेन की, कि वुमेन का क्या रोल था इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सो वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हर काम उन्होंने किया, जैसे नमक कानून तोड़ा, सॉल्ट लॉ, है ना, दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ, इवन दे पिकेटेड द लिकर शॉप्स। और क्या क्या किया उन्होंने रैलीज निकाली, प्रोसेशंस निकाले और गांधी जी को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलेक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द कांग्रेस, एज मोस्ट congressmen along with Gandhi ji were of the views that primary duty of a woman was to look after home and children. अब पहले के लोग आप जानते हैं कि थोड़ा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के होते थे। ये सोचते थे कि वुमेन को ज्यादा से ज्यादा घर में रहना चाहिए और घर के घरेलू कामों में देखभाल करनी चाहिए। राजनीति इनके बस की बात नहीं है और इनको समाज में ऐसे खुलेआम राजनीति में या इस तरह के मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वुमेन ने सीडीएम में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। हालांकि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस किसी भी वुमेन को पार्टी में एंट्री देने से या उसे बड़ी अच्छी या ऊंची पोस्ट पर बैठाने से हिचकिचाती रही, जब तक कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष नहीं बनी। और कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। बाद में धीरे धीरे ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी चेंज हुई और बहुत सारी वुमेन कांग्रेस पार्टी में आई और अच्छी अच्छी पोस्ट पर रही। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करेंगे कि ये जो सीडीएम था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके लिमिटेशंस क्या थे, इसकी सीमाएं क्या थी, इसमें कमियां कहां रह गई। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज आती है दलित समाज, दलित सोसाइटी। याद रखिए बच्चों, अक्सर हम इस वर्ड से कंफ्यूज होते हैं कि लिमिटेशंस क्या है ना। तो लिमिटेशन मतलब होता है सीमाएं मतलब कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी सीमा, उसका दायरा क्या है, कहां तक वो सीमित है। सो द अनटचेबल्स और द दलित रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द कांग्रेस ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो दलित थे या अनटचेबल, उस समय जिन्हें अछूत कहा जाता था, लाइक आज के टाइम जिन्हें एससी एसटी के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी से मुक्त कराया, ठीक। सो द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड देम फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द हायर कास्ट हिंदूज। अब क्योंकि उस टाइम तक कांग्रेस में जो कि बड़े बड़े लीडर्स थे वो हाई क्लास सोसाइटी से आते थे, अपर क्लास सोसाइटी से आते थे हिंदुओं की, इसीलिए कांग्रेस ने दलितों और जो ये डिप्रेस्ड या अनटचेबल्स थे इनको कभी भी सपोर्ट नहीं किया, या सपोर्ट करने में इन्हें डर लगता था। क्यों? क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं ये बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो बड़े हाई क्लास सोसाइटी से आते हैं, ये कहीं नाराज ना हो जाएं। सो द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड देम फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द हाई क्लास या हाई कास्ट हिंदूज। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। सो बी आर अम्बेडकर का नाम आता है। बी आर अम्बेडकर ने क्या किया? बी आर अम्बेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया। और बच्चों याद रखिए कि यही जो डिप्रेस्ड क्लास है आज शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जानी जाती है, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक। तो ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 में। 1930 याद रखिए, ये पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में कि बी आर अम्बेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब बनाया था। इन्होंने 1930 में एक संगठन बनाया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और सारे दलितों को उसमें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की।
सो ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता उस समय सेकंड राउंड टेबल समिट में नहीं हो सका, इसीलिए ये राउंड टेबल समिट फेल हो गई। अब क्या बात थी? बात यह थी कि बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं, जो दलित हैं स्पेशली उस समय जिनको दलित कहते थे, ये दलित तब तक के इनका उत्थान नहीं हो सकता, ये तब तक अपलिफ्ट नहीं हो सकते, इनका एडवांसमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक इनके पास पॉलिटिकल पावर ना हो। पॉलिटिकल पावर कैसे आएगी? उसके लिए इलेक्शन जीतना पड़ेगा। इलेक्शन जीतने के लिए मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए, और मेजोरिटी ऑफ वोट इनके पास नहीं है। आज भी ये माइनॉरिटी में आते हैं। तो अगर मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं है तो हम पॉलिटिक्स में कैसे पावर में आ सकते हैं? तो उसका एक ही तरीका है कि या तो आपको रिजर्वेशन में सीट मिल जाए, और या तो आपके लिए अलग इलेक्टोरेट बना दिया जाए, चुनावी क्षेत्र बना दिया जाए कि यहां से सिर्फ दलित ही इलेक्शन लड़ेंगे, दलित ही वोट देंगे, दलित ही जीतेंगे, है ना। सो बी आर अम्बेडकर ने डिमांड की कि दलित लोगों के लिए हमें अलग इलेक्टोरेट चाहिए, चुनावी क्षेत्र चाहिए। तो द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड, बट गांधी जी वॉज अगेंस्ट द कंसेशन, as he believed that the separate electorate for Dalit would slow down the process of their assimilation into society. गांधी जी, देखिए ब्रिटिशर्स ने तुरंत बी आर अम्बेडकर की बात मान ली कि हम तो दे देंगे, हमें तो अच्छा लगता है सोसाइटी में फूट डालना, है ना, हम चाहते यही हैं। लेकिन गांधी जी जो कि दलित्स को सपोर्ट करते थे, उन्होंने दलितों को नाम दिया हरिजन, और उन्होंने दलितों की जो उस समय दलितों को लेकर जो लोगों के मन में भावनाएं थी कि दलित जो है ये समाज के जो छोटे मोटे काम हैं या इस तरह से जो गंदगी उठाने वाली चीजें या ऐसे साफ सफाई की चीजें इनको करने के लिए बने हैं, तो गांधी जी ने खुद टॉयलेट वगैरह साफ करना शुरू किया, ये दिखाने के लिए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, दे आर ऑल्सो द पीपल ऑफ गॉड, ये भी ईश्वर के बच्चे हैं जैसे हम और आप हैं। तो गांधी जी का मानना था कि दलितों का समाज में समायोजन होना चाहिए, और ये इलेक्टोरेट सेपरेट कर देने से नहीं हो पाएगा। अगर हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे तो समाज में इनको हम कितना भी ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल बना दें, इनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि इलेक्टोरेट अलग नहीं होना चाहिए, मैं इसको नहीं होने दूंगा, मैं फास्ट अनटू डेथ पे चला जाऊंगा, मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, और वो बैठ भी गए। देन अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड साइंड द पूना पैक्ट इन सितंबर 1932। फिर अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात को माना, और अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में सितंबर 1932 में गांधी जी सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ, और इसको नाम दिया गया पूना पैक्ट। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में अंबेडकर जी ने अपनी जिद छोड़ दी, और गांधी जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पर असेंबली में रिजर्व सीट प्रोवाइड कर देंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। सो द दलित वर गिवन रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो बट दे वर टू बी वोटेड इन बाई जनरल इलेक्टोरेट। बात ये हुई कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, जनरल इलेक्टोरेट होगा, उनके पास सीट रिजर्व होगी, लोग सभी वोट देंगे। जैसे आज के टाइम होता है ना कि प्रधानी का चुनाव है, गांव से दलित कह रहे हैं, किसी एससी को सीट रिजर्व मिल गई है, अब वो इलेक्शन में खड़ा है, तो उसको सभी वोट देते हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, उसकी कम्युनिटी के लोग हो, सभी उसको वोट देते हैं। सेम वही चीज उस समय बात की गई थी। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ, इसी को नाम दिया गया पूना पैक्ट। कब हुआ? सितंबर 1932। अब हम बात करेंगे कि जो मुस्लिम्स थे उनको, उनका जो सीडीएम को लेकर क्या मत था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से मुस्लिम्स किस तरह से प्रभावित थे, या वो सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो देखिए, मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन के साथ जोड़कर चलाया गया था। ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको। लेकिन क्योंकि खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन को जब वापस गांधी जी ने 1922 में कॉल ऑफ कर दिया चौरी चौरा के बाद, तो फिर ये जो खिलाफत को सपोर्ट मिल रहा था ये भी मिलना बंद हो गया। अब मुस्लिम्स को ये लगने लगा कि जो कांग्रेस है वो कंप्लीटली हिंदुओं के ही सपोर्ट में है ना। तो इसको लेकर क्या था कि अब ये थोड़ा सा कांग्रेस से डिसइल्यूजन्ड हो चुके थे। अब ये चाहते थे कि अब हम इसको, कांग्रेस की जो मूवमेंट है या इनकी जो भी एक्टिविटीज है, इसको सपोर्ट खुलकर नहीं करेंगे। सो वेरियस मुस्लिम एसोसिएशंस इन द कंट्री डिड नॉट कंप्लीटली सपोर्ट the civil disobedience movement after the खिलाफत movement. They felt alienated from the Congress. alienated मतलब होता है अलग थलग महसूस करना, अलग थलग महसूस करना। तो वो चाहते थे कि खिलाफत मूवमेंट के बाद भी उनको सपोर्ट दिया जाए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को बंद किया, उसके बाद उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो बहुत सारे ऐसी मुस्लिम पार्टीज थी जिन्होंने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया, और वो समझने लगे कि हम कांग्रेस के पार्ट नहीं है। तो द मुस्लिम डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देमसेल्फ, और ऐसा हुआ भी, है ना। ब्रिटिशर्स ने किया भी कि उनको चाहिए था हिंदू और मुस्लिमों में बंटवारा ना, वो समझौता ना होने पाए, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। सो दे बिलीव्ड दैट द कांग्रेस हैड सम इंटरेस्ट एज हिंदू महासभा एंड दस डिड नॉट सपोर्ट इट।
हिस्ट्री में कई जगह पर इसको दिखाया गया, कई सारी बुक्स में आप पाएंगे, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए या कोई भी बुक आप पढ़ेंगे तो वहां एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ब्रिटिश जिस टाइम इंडिया का सेपरेशन होने जा रहा था उस टाइम में भी मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी और आपके कांग्रेस की जो पार्टी थी, उन दोनों ही पार्टीज के बीच में निगोशिएशंस हो रहे थे और इवन हो सकते थे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई थी। लेकिन उस सेम टाइम पर जो उस समय कांग्रेस का जो एक क्लोजनेस था, जो उसकी जो एक आप कह सकते हैं उसका जो एक इंटरेस्ट हिंदू महासभा वाली पार्टी में था, उसकी वजह से क्या था कि मुस्लिम्स ने फिर धीरे धीरे बाइकआउट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाइकआउट कर दिया, सेपरेट मांग लिया, कंट्री पाकिस्तान हो गया, है ना। तो ये चीजें उस समय भी थी कि हिंदू महासभा का जो समर्थन था कांग्रेस को, या कांग्रेस का हिंदू महासभा को जो समर्थन था, इसकी वजह से भी मुस्लिम्स खुद को थोड़ा सा अनसेफ समझते थे कि हम अगर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो शायद हमारे इंटरेस्ट कम हो जाएंगे, है ना। सो दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली व्हिच वाज अपोज्ड बाय द हिंदू महासभा। तो मुस्लिम्स ने सेंट्रल असेंबली में अपनी रिजर्व सीट डिमांड की और उसको फिर हिंदू महासभा ने अपोज किया। अब हम देखेंगे कि गांधी जी एज अ सोशल रिफॉर्मर, गांधी जी ने बहुत सारे सामाजिक सुधार भी किए। So गांधी जी वॉज नॉट ओनली एन एक्सेप्शनल पॉलिटिकल लीडर बट वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर। हालांकि गांधी जी को कोई राजनीतिक नेता हम नहीं मान सकते, गांधी जी राजनीति में कभी भी सक्रिय नहीं रहे, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, है ना। हालांकि कांग्रेस के पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही बार गांधी जी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है और वो है बेलगाम सेशन, है ना। सो ही वर्कड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर क्लासेस। और किस तरह से उन्होंने काम किया मैं बता सकता हूं, यंग इंडिया मैगजीन लिखना, हरिजन मैगजीन लिखना और ऐसे बहुत सारी मैगजीन्स और अपने आर्टिकल्स और अपने स्पीचेस के थ्रू लोगों को अवेयर करना, जिससे सोसाइटी में जो ये भेदभाव जैसी चीजें हैं या जो ऊंच नीच और अछूत जैसी परंपराएं हैं, अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स है, इसको दूर किया जा सके। अब हम बात करेंगे इसका लास्ट टॉपिक जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, हम बिल्कुल चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करने के कगार पर आ गए हैं। आइए देखते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग। कलेक्टिव बिलोंगिंग से क्या समझते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कलेक्टिव बिलोंगिंग अगर हम बात करें तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। कलेक्टिव बिलोंगिंग दिखाता है जहां लोग खुद को अलग नहीं महसूस करते और एक साझा पहचान अपनी बनाते हैं, एक रूप में अपनी पहचान डेवलप करते हैं। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टू द नेशन इमर्ज्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द सेवरल फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर थे, आइए देखते हैं। सो व्हेन पीपल फॉट कलेक्टिवली टू अपोज द ब्रिटिश इन वेरियस मूवमेंट एंड स्ट्रगल्स, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज बॉर्न। सबसे पहले कि जब वो कलेक्टिवली लड़ना स्टार्ट किए, किससे? ब्रिटिशर्स से। अब ये होता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, मैं अपने लेक्चर्स में इसको कई बार बोल चुका, मेरे बच्चे समझते हैं। तो ब्रिटिशर्स सभी के एक कॉमन एनिमी थे उस समय इंडिया में, तो सबको ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाना था, तो सभी लोगों ने धीरे धीरे एक साथ मिलकर और ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ाई स्टार्ट की। तो इससे एक साझा पहचान, धीरे धीरे एक कलेक्टिविटी, एक यूनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई। दूसरा आता है कि नेशनलिज्म आल्सो ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। द आइडिया ऑफ इंडिया केम टू बी एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। अब क्या हुआ कि जैसे आपने देखा कि जर्मनी में जर्मेनिया, ब्रिटेन में ब्रिटानिया और ऐसे बहुत सारा पर्सोनिफिकेशन किया गया, ऐसे ही इंडिया में उस समय एक बुक लिखी गई आनंद मठ। और आप जानते हैं ये एक सन्यासी रिबेलियन पर है। सन्यासी रिबेलियन किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चैटर्जी, या कहीं कहीं चट्टोपाध्याय भी लिखा मिल सकता है, हालांकि कई बुक में चटर्जी है, कहीं कहीं चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चैटर्जी की ये बुक फेमस क्यों है? क्योंकि इसी बुक से आपका नेशनल सॉन्ग आया है, नेशनल सॉन्ग। इस समय हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? तो हमारा नेशनल सॉन्ग बच्चों है वंदे मातरम। वंदे मातरम इसी बुक में इन्हीं ने लिखी थी, बंकिम चंद्र चैटर्जी। वंदे मातरम है क्या? अगर आप वंदे मातरम पढ़ेंगे तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ये पूरी वंदना जो है ये किसकी है? ये भारत माता की वंदना है। किसकी? भारत माता, है ना, जो हमारी इंडिया को पर्सोनिफाई की गई है, हमारे भारत को एक सन्यासिनी, एक देवी के रूप में संदर्भित करके दिखाया गया है और उनका पूरा एक चरित्र चित्रण इस भजन में, इस वंदना में है, वंदे मातरम में। तो सबसे पहले उनकी इमेज क्रिएट की बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। इमेज मतलब उनकी एक छवि, किसके थ्रू? अपने वंदे मातरम के थ्रू। और फिर उसी इमेज के अकॉर्डिंग उनकी सबसे पहली पिक्चर, उसकी सबसे पहली उनकी पेंटिंग क्रिएट की इन्होंने, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा
कि जैसे हम आपको बताएं कि एक राजा था, वो बहुत लंबा था और उसकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली थी, उसका रंग गोरा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उसने पीले कलर के कपड़े पहने थे। तो ऐसे ऐसे करके अगर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाए, फिर उन्हीं चीजों की कल्पना करके आप एक पेंटिंग बना लें। तो मैं आपको छवि बता रहा हूं, आप उसका चित्र बना रहे हैं। तो सबसे पहली इमेज क्रिएट की भारत माता की वंदे मातरम में किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम किस बुक में है? आनंद मठ में है। किस पर है? सन्यासी रिवेलियन पर है। उनकी इमेज किसने बनाई? पिक्चर सबसे इमेज बनाई बंकिम चंद्र चटर्जी ने, पिक्चर बनाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आता है कि भारत माता की पिक्चर कैसे दिखाई गई है, तो वो एक एसेटिक फिगर में है। एसेटिक समझते हैं ना, सन्यासिनी का रूप है। कैसा है? सन्यासिनी का रूप है। तो अब हम बात करेंगे कुछ और चीजों की। जैसे अगर हम देखें, सो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव द इंडियन फोकलोर्स। इंडियन फोकलोर्स का मतलब क्या है कि भारत की जो लोक कथाएं हैं, लोक गीत हैं, लोक कहानियां हैं, किससे वो रिवाइव करने से भी इंडिया में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। उसके पीछे रीजन ये था कि भारतीय लोग बार बार ये सुन सुनकर कि आप बहुत अनसिविलाइज्ड हैं, आप बहुत अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, ठीक, बार्बर हैं, है ना। बार्बर मतलब बारबेरियन, मतलब जंगली। तो इस तरह से हम देखें तो इंडियंस को एक मन में बार बार ये चीजें जब बोली गई तो उनके मन में एक छवि बन गई कि एक्चुअली हम लोग ऐसे ही हैं और हम बहुत पिछड़े हैं और ब्रिटिशर्स हमसे बहुत आगे हैं। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग थे वो चाहते थे कि भारतीयों के सामने उनकी एक ऐसी छवि प्रस्तुत की जाए, उनके सामने उनका एक ऐसा गौरवशाली इतिहास लाकर रखा जाए जिसको पढ़ने और सुनने के बाद उनको समझ में आए कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम गुलाम बना लिए गए, लेकिन हमारे पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे, बहुत गौरवशाली थे और हमको उन पर बहुत गर्व होना चाहिए। और अगर हम उनकी संतानें हैं तो हमें भी इनसे लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता था? ये ऐसे हो सकता था जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, है ना। कैसे कहानी बता गया, अरे तुमने तो ये किया वो किया, तुम बहुत शक्तिशाली हो, एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर सकते हो। सेम वही चीज कि भारत के सामने या भारतीय लोगों के सामने इंडियन फोकलोर्स को रिवाइव करना, किससे कहानियों को इकट्ठा करना और लोगों के सामने लाना और उनको समझाना कि नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। हिस्ट्री को दोबारा से री इंटरप्रेट करना नए तरीके से, इससे एक गौरव की एक अनुभूति लोगों के अंदर आ सके, है ना। So nationalists in the country taught several villages and collected folklores and folk tales to discover national identity. तो जो भारत में राष्ट्रवादी लोग थे, ऐसे जो मुख्य रूप से कवि थे, उन लोगों ने गांव गांव घूमकर लोगों से, पूर्वजों से मिलकर और किस्से कहानियों को इकट्ठा किया और अपनी बुक्स में लिखा। एक नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज वेरी फेमस। आपका नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक जय उन्होंने लिखा। साथ साथ फर्स्ट पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज इन इंडिया फॉर हिज फेमस नॉवेल गीतांजलि। दूसरा नाम आता है नटेशा शास्त्री का। नटेशा शास्त्री कौन थे? तो ये मद्रास के थे। कहां के थे? मद्रास के। और इन्होंने एक जो फोकलोर्स कलेक्ट करके बुक लिखी, उसका नाम था फोकलोर्स ऑफ मद्रास या फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया नाम था। द फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया, याद रखिएगा, फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया, है ना। अच्छा, किसने लिखी? तो ये नटेशा शास्त्री ने लिखी है। किसने? नटेशा शास्त्री। चलिए, तो इस तरह से हमने बात की कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने और नटेशा शास्त्री ने किस तरह से फोकलोर्स वगैरह को कलेक्ट किया। अब हम बात करेंगे वेरियस सिंबल्स की। तो उस समय बहुत सारे सिंबल्स बनाए गए, फ्लैग्स बनाए गए और उन फ्लैग्स और सिंबल्स ने भी लोगों को जोड़ने में मदद की। लाइक गांधी जी ने अलग फ्लैग बनाया, है ना। ऐसे बहुत सारे इंडिया के अलग अलग लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स क्रिएट किए। तो वेरियस सिंबल्स वर आल्सो यूज्ड बाय द नेशनल लीडर्स टू इंस्पायर पीपल। तो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्री कलर फ्लैग जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर था। कौन सा? रेड कलर, ग्रीन कलर एंड येलो कलर। अब ये तीन कलर कब बने थे? जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट हुआ कब था? तो मैं बता दूं, ये हुआ था 1905 में, जब बंगाल सेपरेशन हुआ था। किसने किया था? हाँ, ये बंगाल सेपरेशन। सो बंगाल सेपरेशन के टाइम में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उसमें जो इंडिया का फ्लैग बनाया गया वो था रेड, ग्रीन और येलो कलर का, ट्री कलर, तिरंगा। सो इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटेड 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें भारत में 8 राज्य हुआ करते थे, 8 प्रांत। तो इस जो ये झंडा था, ये फ्लैग था, इसमें 8 लोटस दिखाए गए थे। 8 लोटस दिखाए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। सो इन 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया। तो याद रखिए, स्वराज फ्लैग किसने डिजाइन किया? गांधी जी ने। और इस फ्लैग की खासियत क्या थी? तो इसकी खासियत ये थी कि इसमें भी ट्री कलर थे। क्या थे? ट्री कलर। और ये ट्री कलर कैसे थे? इट वॉज ट्री कलर फ्लैग एंड हैड स्पिनिंग व्हील इन सेंटर। बीच में क्या था? एक स्पिनिंग व्हील था, चरखा। क्या था? चरखा था।
इट रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। चरखा दिखाता था कि थोड़ा सा सेल्फ हेल्प वाला एक इंस्पिरेशन, कि आपको स्वाभिमानी बनना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, कि आप अपनी मदद खुद कर सके, मतलब कपड़ा खुद से बनाकर पहनना। सो रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इतिहास को दोबारा से पुनर्व्याख्या की गई और इसने भी भारत में राष्ट्रवाद को फैलाने में मदद की। So the British historian described Indians as backward, primitive and incapable of governing themselves। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियंस को हमेशा जंगली बताया, पिछड़ा हुआ बताया, असभ्य बताया, और ये चीजें हमारे दिमाग में घर कर गई थी। तो हमको हमारा एक ऐसा इतिहास चाहिए था जो हमें अच्छा दिखाता हो, जो हमें ताकतवर शक्तिशाली दिखाता हो, जो बताता हो कि हमारा एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। So the Indian historians wrote about the glorious Indian past। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का बाला था, राणा प्रताप राणा सांगा की संतानें, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, और इन लोगों को हमारे सामने ग्लोरीफाई करके लाया गया, जिससे हमने इनको देखा, समझा और अच्छा हमारे पूर्वज इतने महान थे और हम इतने सारे गधे हैं कि ये मुट्ठी भर आदमी हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, है ना। So they asserted that before the colonial rule, India made advancements in the field of art, architecture, science, mathematics, religions, and culture. So her economy began to decline only after the establishment of colonial rule in India। तो हमें हिस्टोरियंस ने रीइंटरप्रेट करके दिखाया कि हम हमेशा से ऐसे पिछड़े हुए नहीं थे, हमको तो पिछड़ा बना दिया गया है। हमने भी बहुत सारा प्रगति की थी एक समय में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, साइंस में, मैथ में, रिलीजन में। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने हमारे इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया और हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, तो आज हम पिछड़े हैं। ठीक, इसमें हमारी गलती नहीं है, और हमारी गलती बस इतनी है कि हम उठ नहीं रहे हैं और इनसे लड़ नहीं रहे हैं। So all the above factors instilled a sense of nationalism among the Indians। However, the effort to unify people were not without problems। लोगों को एक करना आसान नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलें आई और आज भी आ रही हैं। लोग एक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हुआ करती हैं, लेकिन ठीक है, जहां भी चार लोग रहेंगे, चार बर्तन रहेंगे, आपस में लड़ेंगे, थोड़ा बहुत लड़ाई भी जरूरी है। So when the Hindu rule of ancient India began to be glorified and images were drawn from Hindu iconography, the people of other community began to feel alienated। ये इसलिए हो गया कि जैसे भारत माता की पेंटिंग बनी, अब भारत माता, है ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो भजन जो भी हुए, जो ये वंदे मातरम आया, या आपका जो वो आया सारे जहां से अच्छा, और ये सब चीजें जो लिखी गई, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज से जुड़ी हुई थी। तो इससे बाकी कम्युनिटीज जो खुद को थोड़ा सा अलाइनेटेड, अलग थलग महसूस कर रही थी। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है और अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, और अब आपको सिर्फ एक बार इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेने हैं। इसी लेक्चर को बिल्कुल दिमाग में घुसा के जाइएगा, और जब भी क्वेश्चन आए, अगर आपको लिखना आता है, आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा सोचिएगा, विचारिएगा सर ने क्या पढ़ाया है, और फिर उसके बाद आंसर लिख दीजिएगा। थैंक यू। और कल मैं 2 चैप्टर कवर करूंगा, जो आपका सिविक्स का होगा, अनन्या ने मांगा है और बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू।